कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता से इतने मिलते जुलते तो हैं, हमारी आंखें, हमारे बाल, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम में से हर कोई एकदम अलग, बिल्कुल यूनिक क्यों है? ये एक पहेली जैसी बात है ना? और आज हम इसी पहेली के धागे खोलने वाले हैं। नमस्कार। आज हम जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को समझने जा रहे हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन की कहानी। सोचिए, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे डीएनए में ही लिखी हुई है और ये बताती है कि हम कौन हैं और यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के कोड को समझेंगे, फिर मेंडल की मटर के दानों वाली मशहूर पहेली को सुलझाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि बदलाव आता कहाँ से है और आखिर में हम इवोल्यूशन की पूरी कहानी पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसे जिंदगी का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। मतलब वो नियम, वो कोड जो तय करता है कि जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचती है। तो ये हेरिडिटी आखिर है क्या? देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिससे माता-पिता के गुण, उनकी खासियतें उनके बच्चों में जाती हैं। कह सकते हैं कि ये एक तरह की बायोलॉजिकल विरासत है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। और इस विरासत की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई क्या है? वो है जीन। आप जीन को जिंदगी की किताब में लिखे गए एक शब्द की तरह समझ सकते हैं। डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी एक खास गुण को तय करता है, जैसे कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने की है, सारे गुण एक जैसे नहीं होते। कुछ गुण हमें विरासत में मिलते हैं जिन्हें इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जैसे आंखों का रंग या हमारा कद। दूसरी तरफ कुछ गुण हम अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं जिन्हें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। मान लीजिए किसी ने मेहनत करके अच्छी बॉडी बना ली, तो वो गुण उसके बच्चों में नहीं जाएगा। तो सवाल ये है कि ये जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे है? इसके नियम क्या हैं? इन सवालों का जवाब हमें 19वीं सदी के एक साधु ग्रेगर मेंडल ने दिया था। उन्होंने बस मटर के पौधों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जेनेटिक्स के नियम ही खोज निकाले। जी हाँ, ग्रेगर योहान मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उनके सरल से दिखने वाले प्रयोगों ने ही आज की मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी थी और हमें समझाया कि ये विरासत काम कैसे करती है। मेंडल ने एक बहुत ही कमाल की चीज खोजी। उन्होंने देखा कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं और कुछ रिसेसिव यानी अप्रभावी। जैसे मटर के पौधों में लंबा होने का गुण बौनेपन के गुण पर हावी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पौधे के पास लंबे और बौने दोनों के जीन हैं, तो भी वो पौधा लंबा ही दिखेगा। बौनापन वाला गुण छिप जाएगा। इसे समझने के लिए मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में तो सारे के सारे पौधे लंबे निकले, लेकिन असली मजा तो दूसरी पीढ़ी में आया, जहां एक बहुत ही सटीक पैटर्न देखने को मिला। और वो पैटर्न ये था, दूसरी पीढ़ी में हर 4 पौधों में से 3 पौधे लंबे थे और सिर्फ एक पौधा बौना। ये 3:1 का अनुपात कोई तुक्का नहीं था। ये आनुवंशिकी का एक बेसिक नियम था जिससे मेंडल ने दुनिया के सामने रखा था। पर मेंडल यहीं नहीं रुके। जब उन्होंने 2 गुणों को एक साथ देखा, जैसे मटर का आकार और उसका रंग, तो पैटर्न और भी दिलचस्प हो गया। उन्हें 9:3:3:1 का अनुपात मिला और इससे एक बहुत बड़ी बात साबित हुई कि अलग-अलग गुण जैसे आंखों का रंग और बालों का टाइप एक दूसरे से आजाद होकर विरासत में मिलते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने हमें बताया कि गुण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पास होते हैं, लेकिन फिर वो अंतर कहाँ से आता है जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाता है? तो चलिए अब समझते हैं उस इंजन को जो बदलाव लाता है। यहीं पर आता है वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। वेरिएशन यानी विविधता। ये एक ही प्रजाति के जीवों के बीच का अंतर है। म्यूटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बनने की वजह से कोई भी बच्चा अपने माता-पिता की एकदम कॉपी नहीं होता। और सच पूछिए तो यही वेरिएशन जिंदगी की खूबसूरती है। लेकिन हर वेरिएशन या हर बदलाव को एक जैसा मौका नहीं मिलता। हमारा पर्यावरण, हमारा माहौल एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो उन बदलावों को चुनता है जो किसी जीव को उसके माहौल में जिंदा रहने और बढ़ने में ज्यादा मदद करते हैं। और यही इवोल्यूशन की प्रक्रिया का मेन ड्राइविंग फोर्स है।
इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। ये डार्विन का सबसे बड़ा आइडिया था। आसान शब्दों में कहें तो जो जीव अपने पर्यावरण में बेहतर फिट होते हैं उनके जिंदा रहने और अपनी अगली पीढ़ी पैदा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवोल्यूशन का सबूत हमें जीवों की बनावट में भी साफ साफ दिखता है, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स, जिनकी बनावट तो एक जैसी होती है पर काम अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के हाथ और चमगादड़ के पंख। दूसरी तरफ हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, जिनका काम एक जैसा होता है पर बनावट बिल्कुल अलग, जैसे किसी कीड़े के पंख और किसी पक्षी के पंख। ये सब हमें एक कॉमन हिस्ट्री और अलग अलग माहौल में ढलने की कहानी बताते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, हेरिडिटी, वेरिएशन और सिलेक्शन, अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ दें तो हमारे सामने जिंदगी के विकास की एक बहुत बड़ी और शानदार कहानी उभर कर आती है। एक सिंगल सेल से लेकर हम इंसानों तक का लंबा सफर। तो इवोल्यूशन आखिर है क्या? ये बस इतना ही है, पीढ़ियों के दौरान किसी आबादी के गुणों में आने वाला बदलाव। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों सालों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। और इस लंबी कहानी का सबसे सीधा और पक्का सबूत हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से। ये करोड़ों साल पहले जिंदा रहे जीवों के वो अवशेष हैं जो पत्थर बन गए हैं और हमें अतीत की खिड़की से झांकने का मौका देते हैं। फॉसिल बनना कोई आसान काम नहीं है। सोचिए, कोई जीव मरता है, वो मिट्टी या कीचड़ में दब जाता है, उसके नरम हिस्से तो गल जाते हैं पर हड्डियां बच जाती हैं। फिर लाखों सालों तक परत दर परत मिट्टी जमती जाती है और धीरे धीरे खनिज उन हड्डियों की जगह ले लेते हैं और वो पत्थर में बदल जाती हैं। ये जो धीरे धीरे टुकड़ों में लाखों सालों तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसी को इवोल्यूशन बाय स्टेजेस कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स अंग जैसे हमारी आंख एक झटके में नहीं बन गया। ये तो लाखों सालों में हुए छोटे छोटे फायदेमंद बदलावों के जमा होने का नतीजा है। और ये कहानी हम पर भी लागू होती है। मानव विकास की ये टाइमलाइन देखिए। हमारे शुरुआती पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर औजार इस्तेमाल करने वाले होमो इरेक्टस तक और फिर वहां से हम तक यानी होमो सेपियंस तक। ये एक बहुत लंबा सफर है जिसकी शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। तो ये थी हेरिडिटी और एवोल्यूशन की कहानी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो आज भी इसी पल चल रही है। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि हमारा पर्यावरण लगातार बदल रहा है। आज के दौर में नेचुरल सिलेक्शन हम इंसानों में किन गुणों को चुन रहा होगा? सोचिएगा जरूर।